हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संदीप हांसदा और आप सबका स्वागत है जेएच फिजिक्स फैमिली में। तो आज हम लोग करने वाले हैं और वो टॉपिक है रिफ्रैक्शन। जानेंगे कि रिफ्रैक्शन क्या होता है और उसके अंडर में हम लोग 4 टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला है लेटरल शिफ्ट के बारे में हम पढ़ेंगे कि लेटरल शिफ्ट क्या होता है। दूसरा हम जानेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के क्या क्या लॉज होते हैं। और उससे आगे हम लोग देखने वाले हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कि कोई भी हमारा एक मीडियम है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जानेंगे। और सबसे लास्ट में हम देखेंगे कि रीजन बिहाइंड अर्ली सनराइज एंड लेट सनसेट। इसका मतलब क्या हुआ कि वैसे देखिए तो सूरज हम लोग का सूर्योदय से पहले दिखाई देता है और सूर्यास्त के बाद भी दिखाई देता है, तो इसके पीछे का कारण क्या है, ये सारा टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। तो क्लास तो बिल्कुल ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो रिफ्रैक्शन वर्ड है ये आया कहाँ से था। तो ये एक लैटिन वर्ड से जनरेट हुआ है, लैटिन वर्ड से जनरेट हुआ है और लगभग ये 1570 के आसपास का समय है। और ये वर्ड था हम लोग का रिफ्रैक्शनम। और ये जो रिफ्रैक्शनम है ये भी खुद एक रूट वर्ड से जनरेट हुआ था और उस वर्ड का नाम है रिफ्रैक्सियो। और रिफ्रैक्सियो का मतलब होता है टू बेंड और टू ब्रेक, जिसका मतलब होता है टू बेंड या फिर टू ब्रेक। अब इसका मतलब समझते हैं कि हम लोग का रिफ्रैक्शन के बारे में हम पढ़ने क्या वाले हैं। या तो लाइट बेंट होगा, मतलब कि लाइट हम लोग जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, हालांकि ये वेव है लेकिन ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। हम देखने वाले हैं कि लाइट कैसे बेंट होगा, या फिर एक तरीके से देखेंगे कि लाइट कैसे टूटता है, ये हम लोग देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। हो गया, आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन के साथ कि रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या है, हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते किसको हैं। तो स्टार्ट करते हैं। When light travels from one transparent medium to another transparent medium, it deviates from original path this phenomenon of bending is called refraction of light, refraction of light। अब इसको समझते हैं कि इसमें लिखा क्या गया है, when light travels from one transparent medium to another transparent medium। इसमें क्या बोला गया है कि लाइट अगर हमारा एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रेवल करती है तो ये क्या होता है, इट डेविएट्स फ्रॉम ओरिजिनल पाथ, ये अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट हो जाता है और इसी डेविएशन के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। अब देखते हैं डायग्राम के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये हम लेते हैं एक इंटरफेस। ये इंटरफेस क्या है इसको समझते हैं। ये जो इंटरफेस है ये एयर और वाटर दोनों को अलग कर रहा है। यहाँ मान लेते हैं कि इसके ऊपर एयर है और इसके नीचे
वाटर है। तो ये हमारा दो अलग अलग ट्रांसपेरेंट मीडियम हो गया। अब यहाँ देखते हैं कि लाइट बेंट कैसे होगा, इस प्रोसेस को समझते हैं। यहाँ हम सबसे पहले एक लाइट को इंसिडेंट करते हैं। ये मान लिए हमारा ये लाइट इंसिडेंट हो गया, तो इस लाइट को हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। अब इसको देखते हैं कि ये रिफ्रैक्ट कितना होगा, कैसे होगा। तो इसको जानने के लिए हमें एक नॉर्मल खींचना होगा, तो वो नॉर्मल खींचते हैं। एक नॉर्मल हमारा ये हो गया और इस नॉर्मल का नाम दे दिए एन। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल क्या होता है, एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो इसका वेवलेंथ चेंज होता है और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। यही कारण है कि दूसरे मीडियम में ये अपने एक्चुअल स्पीड से नहीं जा पाती है। ये या तो स्पीड स्लो होगा या फिर स्पीड इंक्रीज होता है। तो जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर में जाती है तो ये बेंट हो जाती है नॉर्मल की ओर। इसका कारण ये है कि उसका स्पीड स्लो हो जाता है। तो करते हैं, ये हमारा नॉर्मल की ओर थोड़ा झुकेगा तो इसको जाना चाहिए था इस डायरेक्शन में, लेकिन ये आ जाती है इस डायरेक्शन में। तो इस लाइट को हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। अब यहाँ देखते हैं रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होगा, इस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। तो यहाँ हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, ये हो गया। अब यहाँ देखते हैं कि इस फेनोमेनन में रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन यहाँ क्या बोला गया है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें लाइट या तो बेंट होगा या फिर टूटेगा। तो यहाँ देखिए लाइट हमारा जाना चाहिए था इस डायरेक्शन में, ये लाइट का एक्चुअल डायरेक्शन है, लेकिन ये क्या हो गया, इस पॉइंट से डेविएट हो गया, ब्रेक हो गया या फिर बेंट हो गया। इसी फेनोमेनन को हम क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये हमारा रिफ्रैक्शन कंप्लीट है। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। ये हम ले लेते हैं इसको, ये हमारा वाटर है, इससे नीचे हमारा वाटर है जो कि डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम, और ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। और ये हमारा हो जाएगा रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे लेटरल शिफ्ट क्या होता है और इससे आगे जानेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। अब हम समझते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में, या फिर लेटरल शिफ्ट, दोनों एक साथ हो जाएगा। तो इसको समझने के लिए हम एक ग्लास का स्लैब ले लेते हैं, मतलब ग्लास का टुकड़ा। ये हो जाएगा हमारा ग्लास का स्लैब। इसके ऊपर हमारा एयर है, ये हमारा ग्लास है, और इसके नीचे भी फिर हमारा एयर है। एयर को हम जानते हैं ये कैसा मीडियम है, रेयरर मीडियम। ये हमारा है डेंसर मीडियम, और फिर से ये इधर एयर है तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेयरर मीडियम। अब समझते हैं लेटरल शिफ्ट को। सबसे पहले लाइट को इंसिडेंट करेंगे। ये हमारा लाइट आ जाएगा इस डायरेक्शन में, लाइट आया। अब इसके बाद रिफ्रैक्शन को समझने के लिए हमें एक नॉर्मल खींचना होगा, तो नॉर्मल खींचते हैं यहाँ पर। ये हो गया हमारा नॉर्मल। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में क्या होगा, एंगल आई, और इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। और नॉर्मल की ओर ये झुकेगा क्योंकि ये डेंसर मीडियम में जा रहा है, रेयरर टू डेंसर, तो ये नॉर्मल की ओर झुकेगा थोड़ा सा इस डायरेक्शन, और ये यहाँ तक आ जाएगा। यहाँ पे आया तो यहाँ पर जो एंगल होगा, इस एंगल को बोलेंगे हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। इसको हम मान सकते हैं I1, इसको मान सकते हैं R1, क्योंकि ये पहले इंटरफेस में हुआ। इस इंटरफेस को लिख देते हैं A डैश, और इस इंटरफेस को लिखते हैं हम B डैश। अब देखो पहले इंटरफेस में रिफ्रैक्शन हुआ,
जिसमें लाइट बेंट हो गया। यहाँ भी तो दूसरा इंटरफेस है, यहाँ हमारा लाइट डेंसर से रेरर जा रहा है, मतलब कि ये जो लाइट होगा नॉर्मल से दूर भागेगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो समझते हैं, इसको समझने के लिए ज़रूरत होगा नॉर्मल का। तो ये रहा हमारा नॉर्मल, और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल होगा हमारा एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको हम मान सकते हैं I2। ये हमारा जो एंगल होगा इसको क्या बोलेंगे हम, I2। यहाँ इस फिगर में इसको मिटा देना होगा, इसे हम बोलेंगे I2। और हम जानते हैं कि जब लाइट रेरर नहीं डेंसर से रेरर में जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूर हट जाएगा इस डायरेक्शन में। तो ये हमारा हो गया फाइनल रिफ्रैक्टेड रे। फाइनल जो लाइट इमर्जेंट हुआ, या फिर इसको हम इमर्जेंट रे भी बोल सकते हैं, इमर्जेंट रे। अब यहाँ देखते हैं कि हमारा जो इंसिडेंट लाइट था उसको आना चाहिए था बिल्कुल इस डायरेक्शन में, बिल्कुल इसी डायरेक्शन में आना चाहिए था, लेकिन वो हुआ क्या, एक अगर वो ग्लास की स्लैब से रिफ्रैक्ट होके निकला है तो उसको जाना चाहिए था इस डायरेक्शन में, लेकिन आया कहाँ, इस डायरेक्शन में। तो इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, इसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, लेटरल शिफ्ट। इसी को हम कहते हैं लेटरल शिफ्ट। ये इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, ये हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड फाइनल इमर्जेंट रे। दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, इसी डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, लेटरल शिफ्ट। और ये हर जगह सेम होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और ये पैरेलल लाइट है क्योंकि इसीलिए ये हमारा सेम होगा। तो इसका डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, इसका डेफिनेशन हम लिखते हैं, ऊपर में लिखते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं। ये हमारा N1 हो जाएगा। हम लिख सकते हैं द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे and final emergent ray is known as lateral shift। इसको हम कहेंगे lateral shift। तो ये हमारा lateral shift भी कंप्लीट हो चुका है। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसके बाद हम देखने वाले हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में। ये हो गया, चलिए ठीक है, तो इसको मिटा दे रहे हैं। दूसरा पॉइंट हम लोग कर रहे हैं और ये है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में हमारे पास दो लॉज होंगे और इसमें सबसे पहला लॉ बिल्कुल कॉमन है और वो हमारा रिफ्लेक्शन के लिए भी सेम था। इसमें क्या होगा, द इंसिडेंट रे refracted ray and normal to the plane और वो भी कहाँ पर, at the point of incidence, at the point of incidence all lie in same plane, all lie in सेम प्लेन। इसको हम समझते हैं, ये जो बोला गया है कि अगर मान ले कि ये मेरा हाथ इंटरफेस है, इसमें इंसिडेंट रे आया इस डायरेक्शन में, नॉर्मल था ये, और रिफ्रैक्टेड रे है ये वाला। इसको समझ सकते हैं, ये हमारा इंसिडेंट रे, ये हमारा नॉर्मल,
और ये हमारा हो जाएगा रिफ्रैक्टेड रे। तीनों एक सेम प्लेन पर होता है, ये जो परपेंडिकुलर प्लेन है इसी प्लेन पर होता है। तो ये हमारा पहला लॉ कंप्लीट है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में। अब हम लोग दूसरा लॉ को समझते हैं, और दूसरा लॉ में हमारा है रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, which is refractive index of second medium with respect to फर्स्ट मीडियम। और इसी लॉ को हम अलग से भी नाम दे सकते हैं स्नेल्स लॉ। दिस इज, या फिर लिख सकते हैं दिस लॉ इज also called, also named as स्नेल्स लॉ। इस लॉ को हम स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम n2 अपॉन n1। अब ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो आ गया, हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी समझेंगे। सबसे पहले ये जो लॉ है इस लॉ को समझ लेते हैं। इसमें क्या कहा गया है, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। रेशियो देखना है किसका, साइन आई का, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। साइन आई और साइन आर का रेशियो देखेंगे और वो क्या होता है, हमेशा एक कांस्टेंट होता है। ये क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। चाहे किसी भी पेयर के लिए देख ले, चाहे एयर वाटर के लिए देखें, चाहे एयर और ग्लास के लिए देखें, ग्लास और वाटर के लिए देखें, किसी भी दो ट्रांसपेरेंट मीडियम के लिए देखें, तो ये साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू होता है n2 अपॉन n1। ये n2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, और ये n1 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। शॉर्ट में लिख दिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखने के लिए जगह नहीं था, तो इसको समझते हैं। ये क्या है, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। और ये क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। और इसी लॉ को हम क्या कह सकते हैं, स्नेल्स लॉ। और क्लास 12th में स्नेल्स लॉ का बहुत ज़्यादा रोल होने वाला है, खासकर रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में। तो ये हमारा हो गया। तो अब इसमें समझना ये रह गया कि हम लोग, अगर ये हमारा ग्लास का स्लैब था, ये हमारा इंसिडेंट रे था, ये फर्स्ट रिफ्रैक्टेड रे और फिर ये दूसरा रिफ्रैक्टेड रे, तो यहाँ पे ये इसको बोलेंगे हम n1 और इसको बोलेंगे n2। इस केस के लिए यहाँ से यहाँ तक, हमारा यहाँ से यहाँ तक के लिए इसको हम क्या बोलेंगे, n1, और इसको बोलेंगे n2। n1 हम उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बोलेंगे जहाँ पर लाइट पहले से मौजूद था फर्स्ट में, और जहां बाद में सेकेंड में लाइट आया उस मीडियम को बोलेंगे सेकेंड मीडियम, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा n2 या फिर ईटा2। सेम अगर इस पॉइंट के लिए हम लोग चेक कर रहे हैं, तो इसके लिए हमारा पहले लाइट इस जगह पे मौजूद है, तो इसको बोलेंगे फर्स्ट मीडियम और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा n1, और ये हमारा हो जाएगा सेकेंड मीडियम, यहाँ होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 या फिर ईटा2, कुछ भी बोल सकते हैं, म्यू भी कहा जा सकता है। ये हो गया हमारा। तो अब समझते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, उससे पहले ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हो गया, आगे बढ़ते हैं।
अब हम तीसरा टॉपिक करने वाले हैं, या फिर जितना नंबर भी है हमारा हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जानते हैं। ये होता है, इसको पहले लिख लेते फिर समझते हैं, द रेशियो, इसको दूसरे तरीके से लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of any medium is defined as the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in particular medium, in particular medium। और ये वही मीडियम होगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेक कर रहे हैं। तो इसको लिख क्या सकते हैं, और इसको डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय ईटा और म्यू। इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं। अब जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होगा। इसमें क्या कहा गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू सी अपॉन भी। इसमें सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और भी है स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पार्टिकुलर मीडियम। देखते हैं क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज डिफाइंड एज the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in particular medium। ये हमारा हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे कि हम लेते हैं एयर के बारे में, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगभग 1 के बराबर ही होता है। इसको 1 ही एज्यूम करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। अब समझते हैं ये जो 1 है, ये 1 इसलिए आया क्योंकि हम लोग एयर के लिए अगर चेक करेंगे तो क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और लगभग दोनों सेम होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये भी लगभग होता है 3.8 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसलिए ये हमारा 1 के बराबर आता है। अगर हम चाहें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालें ग्लास के लिए, तो ये क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ये हमारा हो गया। अब अगर कंपेयर करते हैं ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। इसमें क्या होगा, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा C अपॉन भी इन ग्लास, और ये डिवाइड में हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा हमारा, C अपॉन भी बाय भी एयर। अब इसको पलट के लिखे तो यहाँ पे C होगा। इसको हम लोग अच्छे से कैलकुलेट करें तो ये और ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, और हम क्या लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज इक्वल टू स्पीड इन एयर अपॉन स्पीड इन ग्लास। ये हमारा हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो ग्लास और एयर का। इसी तरीके से हम ग्लास और वाटर का भी निकाल सकते हैं, एयर और वाटर का भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारा पॉइंट भी कंप्लीट हुआ। लास्ट पॉइंट रहा हमारा कि अर्ली सनराइज और लेट सनसेट क्या होता है। उससे पहले स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। उससे पहले कुछ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसको याद कर लेने से ही बेहतर होगा। जैसे कि अगर हमें कहा जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकाल के बताइए, तो इसको याद कर लेना है 1.33। और सबसे ज़रूरी बात, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई ऐसा यूनिट नहीं होता, क्योंकि हम जानते हैं कि ये स्पीड वेलोसिटी का ही रेशियो होता है। ऊपर वाले का वेलोसिटी और नीचे वाले का वेलोसिटी, दोनों का वेलोसिटी सेम ऐसा यूनिट का है,
तो यूनिट हमारा नहीं होगा, ये डायमेंशन लेस है, यूनिट लेस है। इसी तरीके से ग्लास का भी ऐसा यूनिट होगा 1.5, और डायमंड का सबसे अधिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, अभी जो क्लास 12 के बुक में दिया हुआ है उसमें ये होता है हमारा 2.4। तो इससे पहले जानते हैं कि सनराइज और सनसेट क्या होता है। तो यहाँ मान लेते अगर ये हमारा अर्थ का सरफेस है और अर्थ के सरफेस में कोई खड़ा होकर देख रहा है, ये हमारा अगर कोई देखने वाला है तो इसका जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलते हैं हॉरिजॉन। अगर सूरज इस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे रहता है तो हम बोलते हैं कि हमारा सनराइज या फिर सनसेट नहीं हुआ है, और यही सूरज इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर हो जाता है तो हम कहते हैं कि हमारा सूरज या तो सनराइज हो गया, बस यही बोलेंगे। तो अब इसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि आखिरकार हम लोग को सनराइज होने से पहले सूरज क्यों दिखाई देता है और सनसेट होने के बाद भी क्यों दिखाई देता है। इसको समझने के लिए इसको यहाँ देखते हैं। हम जानते हैं कि अर्थ का अपना एक एटमॉस्फेयर है और एटमॉस्फेयर में हमारा एयर है। अब एयर भी तो अर्थ के सामने जो वाला एयर होगा वो ज़्यादा डेंसर होगा ऊपर वाले से, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसका डेंसिटी अधिक वो नीचे रहता है। तो ये तो एयर ही है, सबका कैपेसिटी तो एक जैसा ही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, लेकिन अगर ज़्यादा एयर है तो ज़्यादा डेंसर, कम एयर है तो कम डेंसर। तो हम क्या बना सकते हैं, एक लेयर बना सकते एयर का, इस तरह का हमारा चारों तरफ पृथ्वी के चारों ओर हवा का लेयर होगा, ये हमारा लेयर होगा। फिर इसके बाद ये तीसरा लेयर, बहुत सारे लेयर्स होंगे एयर का एटमॉस्फेयर में, ये वाला है। तो अब देखते हैं कि आखिरकार हम लोग को अर्ली सनराइज क्यों दिखाई देता है। ये मान लो हमारा सूरज है, इसको थोड़ा दूर बना रहे हैं, ये हमारा सूरज है और ये सूरज से निकलने वाला लाइट कैसे आएगा, बिल्कुल इस तरीके से आया यहाँ पे। अब यहाँ पे जब ये लाइट आया तो होगा क्या, यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, ये हमारा सरफेस होगा इस तरीके से, और यहाँ पे सरफेस है तो नॉर्मल भी होगा, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल आई बनेगा, और ये इधर वाला रेयर मीडियम होगा और अंदर वाला डेंसर मीडियम होगा। तो लाइट क्या होगा, थोड़ा सा नॉर्मल की ओर झुक जाएगा इस तरीके से, यहाँ पे ऐसे झुका, फिर दूसरा बार और झुकेगा, फिर और झुकेगा, फिर और झुकेगा। तो हुआ क्या, लाइट आया था इस डायरेक्शन में, अगर ये हवा नहीं रहता तो इस डायरेक्शन में पार हो जाता लाइट, लेकिन हो क्या रहा है, लाइट बेंट होके हमारे आँखों के पास पहुँच रहा है। तो इससे क्या होगा, हमारे आँख को लगेगा कि ये जो लाइट है यहाँ से नहीं बल्कि वो इस पॉइंट से कहीं आ रहा है। तो इस तरीके से हमारा जो अर्थ है, हमारा सूरज सनराइज होने से पहले ही हमें दिखाई देता है, और इसका कारण क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय एयर, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय एयर, ये हमारा रिफ्रैक्शन होता है लाइट की वजह से, जिसकी वजह से लगा क्या, लाइट यहाँ पे आके ऐसे आया एक्चुअल में, लेकिन लगेगा लाइट यहाँ से आ रहा है। तो हम क्या कहते हैं कि सनराइज हो चुका है, और इतना ये जो एंगल डिफरेंस होता है ये लगभग ½ डिग्री का होता है। और हम जानते हैं कि अर्थ अगर 360 डिग्री पूरा रोटेट करता है तो टोटल कितना घंटा होता है, 24 आवर्स। और इसको हम कैलकुलेट करने जाएंगे ½ डिग्री का, तो ये लगभग बनेगा 2 मिनट्स। ये तो हम बोल क्या सकते हैं कि हम लोग को सूरज 2 मिनट पहले से दिखाई देता है और सूर्यास्त होने के बाद भी 2 मिनट तक दिखाई देता है। तो इस तरीके से हम सूरज का टोटल 4 मिनट ज़्यादा फायदा ले लेते हैं। यही है हम लोग का अर्ली सनराइज और लेट सनसेट। ये अगर क्लियर हो गया तो एक और टॉपिक नहीं है, बस एक पॉइंट है। ये हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग का अगर वाटर से भरा हुआ कोई बाल्टी है
उसके अंदर में कोई सिक्का है तो वो लगता है कि थोड़ा ऊपर में है, उसी को समझते हैं कि ये कैसे होता है। तो इसको मिटा रहे हैं। ये समझ में आ गया, क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलिए समझते हैं। यहाँ मान लेते हैं कि एक बड़ा सा कंटेनर है जिसमें हमारा पानी भरा हुआ है, पानी इस लेवल तक भरा हुआ है। तो पानी भरा हुआ ये बस मान लिए। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसका सरफेस में कॉइन रखा हुआ है, सिक्का। तो एज्यूम करते हैं 3 पॉइंट पर, एक पॉइंट यहाँ है, दूसरा पॉइंट यहाँ है, तीसरा पॉइंट यहाँ है। 3 अलग अलग तरीके से हम लाइट को देखेंगे या फिर 2 ही पॉइंट में देख लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम सीधे आंखों से बिल्कुल इसको देखेंगे तो क्या होगा, ये जो हमारा आई है इसको क्या लगेगा कि अगर लाइट यहाँ से दिखेगा, इसको यहाँ से जाता हुआ तो लगेगा कि ये कॉइन यहाँ पे है, और इसके ऊपर से कहीं से इसको लगेगा कि ये लाइट आ रहा है, तो हमारा आँख बोलेगा कि हम लोग का जो भी ऑब्जेक्ट है वो इस ऊंचाई पर है। तो देखते हैं होता क्या है। हम लोग का लाइट आया इस डायरेक्शन में, यहाँ से अब हम लोग को कोई चीज़ तभी दिखता है जब उस ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होकर आँख तक पहुँचता है। तो हमारा क्या होगा, ये मान लेते हैं कि ये लाइट ऐसे गया, एक लाइट ऐसे गया और दूसरा लाइट इस तरीके से। तो अब हम यहाँ देखते हैं, ये देखिए ये हमारा इंटरफेस है, इधर ऊपर में एयर है और नीचे में वाटर है। वाटर हमारा डेंसर मीडियम है और एयर रेरर मीडियम। देखते हैं डेविएट किस तरह से होगा। तो नॉर्मल खींचे, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल आई, और चूंकि ये डेंसर टू रेरर जा रहा है तो क्या होगा, लाइट अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से थोड़ा दूर भाग जाएगा, और इस तरीके से यहाँ हो जाएगा एंगल आर। सेम केस यहाँ होने वाला है, नॉर्मल खींचेंगे, नॉर्मल से दूर भागेगा। तो कुल मिला के हुआ क्या, एक्चुअल में लाइट इस डायरेक्शन में गया और डेविएट होके इधर आ गया, यहाँ भी इस डायरेक्शन में गया, डेविएट होके इधर आ गया। लेकिन हमारे आँख को क्या लगेगा कि ये जो लाइट आ रहा है वो कहाँ से आ रहा होगा, इस पॉइंट से आ रहा होगा। तो ऑब्जेक्ट हमें कहाँ दिखाई देता है, यहाँ पर। एक्चुअल में ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और वर्चुअल में हमें ऑब्जेक्ट क्या दिखाई देता है, सरफेस से थोड़ा ऊपर उठा हुआ। ये तो वो केस देख लिए जब हम बिल्कुल सीधे से देख रहे हैं। अगर हम कुछ एंगल बना के देखें तो क्या होगा, देखते हैं एंगल बना के। ये मान लेते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट है, इससे लाइट जाएगा इस डायरेक्शन में और सीधा जाएगा इस डायरेक्शन में, और यहाँ से हम देख रहे हैं इधर से, ये हमारा आई है और यहाँ से हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट को। तो इसमें देखते हैं क्या होगा, यहाँ पे सेम वही फेनोमेनन होगा। इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, चेंज नहीं करे तो बस यहाँ नॉर्मल खींचते हैं, यहाँ ये हो जाएगा हमारा नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल आई, तो लाइट डेविएट होके आ जाएगा इस डायरेक्शन में। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे नॉर्मल खींचते हैं, नॉर्मल भी बिल्कुल इसी में आ जाएगा। तो जितना अगर ऐसा केस आता है तो लाइट इसी में जाएगा भी और इसी में आएगा भी। ये लाइट ऐसे हुआ, ये लाइट ऐसे हुआ, और ये जो हमारा लाइट है इसको क्या लगेगा, ये हमारा नॉर्मल अगर खींचते हैं इस तरीके से, ये हो जाएगा एंगल आई, और जितना एंगल आई होगा उससे ज़्यादा एंगल आर, क्योंकि ये डेंसर मीडियम है और ये हमारा एयर रेरर मीडियम है। तो ये नॉर्मल से थोड़ा दूर भागेगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये हो गया। तो इसमें भी अगर हम फिगर बनाने जाएं, हमारी आँख को क्या लगेगा, इस फिगर को थोड़ा और क्लियर करते हैं, ये हो जाएगा इस तरीके से। तो ये लाइट ऐसे गया और इधर आ गया। तो हमारे आँख को देखने से क्या लगेगा कि ये जो लाइट है हमारा बिल्कुल सेम वही पॉइंट पे दिखेगा, ये इस तरीके से आएगा यहाँ पे, और इसके बाद यहाँ पे आएगा इस तरीके से। तो कुल मिला के होगा क्या, ऑब्जेक्ट हमें कहाँ पे दिखेगा, इस जगह पर। तो यही कारण है कि अगर हमारा वाटर
के नीचे में कोई ऑब्जेक्ट है तो वो हमें थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है। कारण क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और हमारा आँख, इसको लगता है, भोले भाले को लगता है कि लाइट बिल्कुल सीधे डायरेक्शन में आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में लाइट डेविएट होके आ रहा है। तो क्या ये आप सभी को क्लियर है? क्लियर है तो बस समझ जाइए। और अगर वे लेक्चर अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक और मन लगा के पढ़ते रहिए। थैंक यू।